वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्व पेपर है 2018 का स्टाफ नर्स का। तो हम दो पार्ट में इस पेपर को पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में 50 एमसीक्यू एंड पार्ट सेकंड में रिमेनिंग 50 एमसीक्यूज। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कभी भी वीडियोस पब्लिश हो चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस देख सकें। तो गाइस ये क्वेश्चन पेपर है जो एमपी व्यापम स्टाफ नर्स के साथ साथ जिनका अपकमिंग सीआरपीएफ, एचपीएसएससी और जो अदर स्टेट के लिए सीएचओ एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में एक क्वेश्चन है जो हेल्पफुल रहेंगे। और जो लोग जीके से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं, आप मेरा सेकंड चैनल है उसको भी प्रेफर कर सकते हैं एज यू विश। तो यहाँ पर हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो में एंड तक ज़रूर उन क्वेश्चन के साथ बने रहें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हीट स्ट्रोक हीट स्ट्रोक क्या है? ऑप्शन में है हीट क्रैम्प, हीट कोलैप्सिस, हीट एग्जॉर्शन और हीट हाइपरथर्मिया। तो हीट स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, सडनली हाई हो जाता है। और हीट स्ट्रोक की कंडीशन किस केस में होती है? जब हम किसी गर्म जगह पे या फिर धूप में इस तरीके की जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके कांटेक्ट में आएंगे तभी ये कंडीशन होगी। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई होने लगता है। तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा, डी, हीट हाइपरथर्मिया। नेक्स्ट इज ट्रू अबाउट डाइंग डिक्लेरेशन इज। तो डाइंग डिक्लेरेशन को लेके सही पॉइंट यहाँ पर क्या है? ऑप्शन में है मोर इम्पोर्टेंट दैट डाइंग डिपोजिशन कैन बी टेकन प्रेजेंस इन ऑफ मैजिस्ट्रेट ओनली, टेकन इन प्रेजेंस ऑफ टू विटनेस एंड हैज़ टू बी टेकन अंडर द ओथ। तो यहाँ पर जो डाइंग डिक्लेरेशन मतलब कि हम किसी पेशेंट को ऐसे केस में मरा हुआ तब डिक्लेयर कर सकते हैं जब क्या हो, मजिस्ट्रेट प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बी, कैन बी टेकन प्रेजेंस इन ऑफ मजिस्ट्रेट ओनली। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, बी। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन नेजोकॉमियल इन्फेक्शन इज। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन नेजोकॉमियल इन्फेक्शन कौन सा हो सकता है? ऑप्शन में है एस ओरियस, सीडोमोनास, लिस्टीरिया एंड एस पायोजेंस। जो मोस्ट कॉमनली नेजोकॉमियल इन्फेक्शन होता है, नेजोकॉमियल इन्फेक्शन का मतलब है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो ये किस कैटेगरी का है जो इन्फेक्शन है सबसे ज़्यादा कॉमन हो सकता है? तो वो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है जो सबसे कॉमन इन्फेक्शन है, जो हॉस्पिटल के थ्रू किसी दूसरे लोगों में, इवन हेल्दी लोगों में भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो क्या होगा, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। नोजोकॉमियल इन्फेक्शन को ही हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है विच इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है? ऑप्शन है हाइपोनेट्रेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सेमिया एंड इंक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन। तो कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं हम, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इन ऑप्शंस में से, तो वो होगा हाइपरकैलेमिया। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, फोर्थ का बी। नेक्स्ट इज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन इज गिवन टू। तो किसी पेशेंट को प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन है जो कब देनी चाहिए और क्यों दी जाती है? रिड्यूस एंजाइटी एंड फियर, रिडक्शन ऑफ सीक्रेशन ऑफ सलाइवा, प्रिवेंट अनडिजायरेबल रिफ्लेक्सेस और डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन है जो दी जाती हैं, क्यों? ताकि जो सीक्रेशन हो रहा है उसको रिड्यूस किया जा सके, जिसके कारण पेशेंट है जो एस्पिरेट ना कर पाए, और जो अनडिजायरेबल रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके, और एंजाइटी और जो फियर है, डर है, उसको भी दूर किया जा सके। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज HIV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस शुड बी स्टार्टेड विद इन। कोई भी पेशेंट है जो HIV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट उसको कब देना स्टार्ट करेंगे हम? ऑप्शन में 1 से 2 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे या फिर 72 घंटे। तो जो HIV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है उसको हम तुरंत ही, मतलब कि 1 से 2 घंटे के अंदर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज विच विटामिन डेफिशिएंसी अकर इन पेशेंट टेकिंग फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर
मेडिसिन। तो कौन सी विटामिन डेफिशिएंसी है जब कोई पेशेंट है जो एंटी ट्यूबरकुलर की जो फर्स्ट लाइन मेडिसिन है, जो हमने 5 मेडिसिन पढ़ी हैं, उसको लेने के बाद है जो कुछ विटामिन की कमी होने लगती है, तो वो कौन सा विटामिन है जनरली? ऑप्शन में है नियासिन, पायरिडॉक्सिन, एस्कॉर्बिट एंड थायमिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा पायरिडॉक्सिन। कौन सी विटामिन की कमी होने लगती है? पायरिडॉक्सिन विटामिन की कमी होने लगती है जब भी एंटी ट्यूबरकुलर की जो फर्स्ट लाइन मेडिसिन हम लेते हैं। तो इसीलिए जितने भी जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होते हैं उनमें पायरिडॉक्सिन है जो विटामिन है, इसको अलग से दिया जाता है। नेक्स्ट इज स्नेलन्स चार्ट इज रीड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ। तो स्नेलन चार्ट इसको हम विजन चेक करने के लिए यूज करते हैं। इसको हम कितनी दूरी पर खड़े होकर रीड करते हैं, कितना डिस्टेंस यूज करते हैं? ऑप्शन में है 6 फीट, 14 फीट, 20 फीट या फिर 24 फीट। तो जो हम स्नेलन चार्ट में रीडिंग करते हैं वो हम करते हैं 20 फीट के डिस्टेंस पर खड़े होकर। 20 फीट की दूरी पर खड़े होकर स्नेलन चार्ट को रीड किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सिग्निफिकेंट वेट लॉस इज। तो सडनली जो सिग्निफिकेंटली वेट लॉस हो रहा है वो किस तरीके से हो सकता है? 5% ओवर 6 to 12 मंथ, 10% ओवर 6 to 12 मंथ, 5% ओवर 6 वीक, 10% ओवर 6 वीक। तो सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो सकता है, वो हो सकता है 5% ओवर 6 to 12 मंथ में। 6 से 12 महीने में आप 5% वेट ही लॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन शॉक इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में जो शॉक की कंडीशन होती है, तो सबसे कॉमन शॉक है जो क्या होगा? ऑप्शन में हाइपोवॉलेमिक, कार्डियोजेनिक, सेप्टिक या फिर न्यूरोजेनिक। तो बच्चों में बात की जा रही है, तो मोस्ट कॉमन शॉक होगा चिल्ड्रन में, वो होगा हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन साइट फॉर एटोपिक डर्मेटाइटिस। तो हमने डर्मेटाइटिस के अलग अलग टाइप पढ़े हैं। तो एटोपिक डर्मेटाइटिस का जो मोस्ट कॉमन साइट है, बॉडी का कौन सा पार्ट है, कौन सी साइट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एटोपिक डर्मेटाइटिस हो सकती है? ऑप्शन में स्कैल्प, ट्रंक, पोप्लिटियल फोसा एंड नी। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो शॉक की कंडीशन बच्चों में है जो हाइपोवॉलेमिक शॉक ही क्यों होता है? क्योंकि बच्चों में यदि एक्सीडेंट होता है, कुछ भी कंडीशंस होती है ना, तो उनमें कार्डियोजेनिक की कंडीशन होती है बच्चों में कॉमनली, ना न्यूरोजेनिक। बट बेसिकली जो हो सकता है वो हो सकता है जो वॉल्यूम है, फ्लूइड वॉल्यूम है, वही कम हो सकता है, जिसके कारण हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखा कि एटोपिक डर्मेटाइटिस के लिए मोस्ट कॉमन साइट क्या है, तो वो है पॉप्लिटियल फोसा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि बच्चों जो एटोपिक डर्मेटाइटिस का जो मोस्ट कॉमन साइट है वो क्या है? वो है पॉप्लिटियल फोसा। नेक्स्ट इज विच इज अ टॉपिकल वे ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिकल का मतलब है यहाँ पर स्किन पर रब करके कौन सी मेडिसिन लगा सकते हैं हम? ऑप्शन में है इनहेल्ड स्टेरॉइड, ट्रांसडर्मल पैच, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन एंटीजी एंड रेक्टल डायजेपाम। तो यहाँ पर पूछा है कि टॉपिकल वे ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है इनमें से, तो वो है इनहेल्ड स्टेरॉइड। नेक्स्ट इज करेक्ट ऑर्डर इन लेबर इज। तो यहाँ पर लेबर की जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर है उसका ऑर्डर दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर बताना है। फ्लेक्शन, क्राउनिंग, एक्सटर्नल रोटेशन और रेस्टिट्यूशन। तो हम जो 9 से 10 स्टेप पढ़े हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर में, तो यहाँ पर सेम वही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा बी। मतलब कि फर्स्ट फ्लेक्शन, देन क्राउनिंग, रेस्टिट्यूशन एंड थर्ड इज एक्सटर्नल रोटेशन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? बी, 1 2 4 3। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इज। तो सीवियर डिहाइड्रेशन के लिए क्या ट्रीटमेंट है जो यूज़ किया जाएगा? ऑप्शन में स्टार्ट कोलॉइड्स इमीडिएटली, स्टार्ट रिंगर लैक्टेट इमीडिएटली, कॉम्बिनेशन ऑफ डेक्सट्रोज 5% विथ रिंगर लैक्टेट एंड स्टार्ट डीएनएस इमीडिएटली। तो जो सीवियर डिहाइड्रेशन के लिए सबसे पहले यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट, वो क्या है? स्टार्ट रिंगर लैक्टेट इमीडिएटली। नेक्स्ट इज रूट ऑफ डीपीटी वैक्सीन। तो डीपीटी वैक्सीन है जो किस रूट के थ्रू दी जाती है? तो ये दी जाती है इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू।
नेक्स्ट इज कंगारू मदर केयर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। तो केएमसी केयर हमने पढ़ा है, इसके कई बार स्टेप हैं, ड्यूरेशन है, एग्जाम में आ सकता है, वो क्यों देते हैं। केएमसी को लेके सभी पॉइंट सही हैं, आप सॉरी इनमें से कौन सा पॉइंट है जो सही है तो आपको वो बताना है। ऑप्शन है कैन बी डन बाय फादर आल्सो, इंडिकेटेड फॉर लो बर्थ वेट बेबीज, इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी पॉइंट यहाँ पर कंगारू मदर केयर को लेके सही है कि मदर के अलावा फादर या फिर कोई भी फैमिली का जो हेल्दी मेंबर हो वो दे सकता है। जिन भी बेबीज का बर्थ बिलो 2.5 kg होता है उनको इंडिकेट की जाती है, लो बर्थ वेट बेबीज को, और ये थर्मल कंट्रोल के लिए भी इफेक्टिव है, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज प्रोपल्सिव स्टेज इन लेबर इन मल्टीपेरा इज। तो प्रोपल्सिव स्टेज है जो मल्टीपेरा वुमेन में कितने ड्यूरेशन की होगी। ऑप्शन है 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट या फिर 1 घंटा। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो होगा 20 मिनट। प्रोपल्सिव स्टेज मल्टीपेरा में कितने टाइम की होगी, 20 मिनट की। नेक्स्ट इज ड्रग नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी इज। तो इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन है एसी इनहिबिटर्स, पेनिसिलिन, मिथाइल डोपा एंड लेविटेलॉल। तो प्रेगनेंसी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जिनको स्टॉप किया जाता है, कॉन्ट्राइंडिकेट होती हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है, फीटस के डेवलपमेंट पर या फिर फीटस में कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं जो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ है। तो प्रेगनेंसी में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाएं तो जो मेडिसिन नहीं दे सकते हैं वो क्या है, एसी इनहिबिटर्स। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इज। ओटाइटिस मीडिया का मतलब है यहाँ पर मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होना, एक्यूट का मतलब कि सडनली मिडिल ईयर में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इसका, एच इन्फ्लुएंजा, एस निमोनिया, एस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस एंड स्यूडोमोनास। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का वो है एस निमोनिया। नेक्स्ट इज जिंक डेफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। तो जिंक की कमी के कारण सभी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है पुअर विजन, डायरिया, डर्मेटाइटिस और हाइपोगोनेडिज्म। तो जिंक की कमी के कारण डायरिया भी हो सकता है क्योंकि डायरिया के ट्रीटमेंट में जिंक ही दिया जाता है, डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है और हाइपोगोनेडिज्म भी हो सकता है, बट विजन का जिंक से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए, पुअर विजन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉक विल यूजुअली हैव वार्म पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज। किस टाइप के सॉक के कारण है जो पेरिफेरल जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो वार्म रहेंगी, गर्म रहेंगी। ऑप्शन में हाइपोवॉल्मिक, न्यूरोजेनिक, कार्डियोजेनिक या फिर एनाफाइलैक्टिक शॉक। तो जो न्यूरोजेनिक शॉक है, क्योंकि यहाँ पर पेरिफेरल जो एक्सट्रीमिटीज हैं उनका वार्म अप पूछा है, तो किस कैटेगरी के शॉक के कारण होगा, ये होगा न्यूरोजेनिक शॉक की कंडीशन के कारण। तो आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट इज पोटेशियम कंटेंट ऑफ रिंगर लैक्टेट इज। तो आरएल में MMOL पर लीटर के हिसाब से है जो रिंगर लैक्टेट में पोटेशियम का कंटेंट कितना रहेगा, 130, 109, 4 या फिर 50, 50। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सी, 4। पोटेशियम कंटेंट रहेगा रिंगर लैक्टेट में 4 mmol पर लीटर। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस इज बेस्ट गिवन। तो एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस यदि हम दे रहे हैं किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है बट उसको प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर दे रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये कब देनी चाहिए। ऑप्शन में है फर्स्ट डे बिफोर सर्जरी, 2 आवर बिफोर सर्जरी, बिफोर टाइम ऑफ इंसिजन या फिर ओनली पोस्ट ऑपरेटिवली। तो जो भी एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस देते हैं हम वो क्यों देना चाहिए, कब देना चाहिए, किसी भी इंसिजन और किसी भी सर्जरी के पहले, ताकि इन्फेक्शन ना हो सके। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, सी। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विच मेक द पेशेंट नॉन इन्फेक्टिव अर्लीस्ट स्टेज। तो जो पेशेंट है जो नॉन इन्फेक्टिव हैं स्टार्टिंग में, तो उनको कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो दी जाती है। ऑप्शन है आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, एथाम्ब्यूटल या फिर पायराजिनामाइड। तो जो मेडिसिन दी जाती है वो है आइसोनियाजिड, INH है जो दे सकते हैं।
नेक्स्ट इज वर्टिकल ट्रांसमिशन इज सीन विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस का कौन सा टाइप है जो वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू फैल सकता है, मतलब कि मदर टू फीटस में ट्रांसफर हो सकता है। ऑप्शन में है हेपेटाइटिस ए, बी, ई एंड सी। तो जो वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू हेपेटाइटिस ट्रांसमिट हो सकता है वो होगा हेपेटाइटिस बी, मदर टू फीटस में। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, बी, हेपेटाइटिस बी है जो वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट इज द नर्स इज इन्फ्यूजिंग द डायलिस्टेट फ्लूइड ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस एक्शन मोर कंफर्टेबल एट दिस टाइम इज टू। तो पेरिटोनियल डायलिसिस के टाइम पर एक नर्स है जो डायलिस्टेट फ्लूइड इन्फ्यूज कर रही है, तो कौन सा टाइम है जो कंफर्टेबल टाइम रहेगा, किसके कारण रहेगा। और ऑप्शन में इंक्रीज द रेट ऑफ फ्लो, राइज द हेड ऑफ द बेड, टर्न द क्लाइंट फ्रॉम साइड टू साइड एंड रेफ्रिजरेट द फ्लूइड प्रायर टू इन्फ्यूजन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, टर्न द क्लाइंट फ्रॉम साइड टू साइड। तो पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हैं तो कंफर्टेबल क्या रहेगा पेशेंट के लिए, साइड टू साइड बार बार क्या करना है, टर्न करना है। नेक्स्ट इज डोज ऑफ विटामिन ए सॉल्यूशन। तो ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, विटामिन ए का डोज पूछा है यहाँ पर, कितना विटामिन ए का डोज है जो दिया जाता है, तो वो होता है 2 लाख यूनिट। यदि यहाँ पर एज दी जाती तब हम कुछ और मार्क कर सकते थे, बट यहाँ पर डायरेक्ट पूछा है डोजेज ऑफ विटामिन ए सॉल्यूशन, तो वो होता है 2 लाख आयु। नेक्स्ट इज एविल्स टीथ शुड बी प्लेस्ड इन। तो जो एविल्स टीथ हैं किसके साथ प्लेस कर सकते हैं हम। ऑप्शन है नॉर्मल सलाइन, कोल्ड वाटर, मिल्क या फिर वार्म वाटर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, मिल्क के साथ। नेक्स्ट इज हाउ मेनी बोन्स मेक्स अप न्यूबॉर्न स्कल। तो न्यूबॉर्न बेबी के स्कल में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, तो टोटल 5 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। Next is you are caring for a neonate who has a cleft palate. You should know the surgical correction will be done when the infant is. क्लेफ्ट पैलेट यदि किसी न्यूनेट को है तो कितने टाइम के ड्यूरेशन में, कितने एज तक है जो बच्चे को हम क्या करवा सकते हैं, उसको सर्जिकल करेक्शन करवा सकते हैं, सर्जरी के थ्रू उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा 8 to 12 मंथ ऑफ एज। क्लेफ्ट पैलेट पूछा है तो कितना होगा, 8 to 12 मंथ की एज में ही हमें क्या करना है, सर्जिकल करेक्शन के थ्रू हम उसको ट्रीट करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडियन नर्सिंग काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो आईएनसी की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1947 में। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है 1947 में इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट इज a clinical situation in which the increased release of erythropoietin would be expected is। तो क्लिनिकल सिचुएशन है कोई ऐसी, देखिए यहाँ पर क्लिनिकल सिचुएशन इन विच द इंक्रीज्ड रिलीज ऑफ एरिथ्रोपोइटिन वुड बी एक्सपेक्टेड। तो कौन सी क्लिनिकल सिचुएशन होगी यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है कि जिसमें एरिथ्रोपोइटिन का लेवल क्या होगा, बढ़ा हुआ रहेगा या फिर इंक्रीज्ड ज़्यादा रहेगा, रिलीज रहेगा ज़्यादा एरिथ्रोपोइटिन का लेवल। ऑप्शन में हाइपोक्सेमिया, हाइपोटेंशन, हाइपरकैलेमिया या फिर फ्लूइड ओवरलोड। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, वो होगा हाइपोक्सेमिया। हाइपोक्सेमिया की कंडीशन में क्या होगा, एरिथ्रोपोइटिन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। नेक्स्ट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ केयर ऑफ अ टर्मिनली इल पेशेंट डायग्नोज्ड विथ मेटास्टेटिक कैंसर। तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा, कोई टर्मिनली इल पेशेंट है और उसको क्या डायग्नोस हुआ है, मेटास्टेटिक कैंसर की कंडीशन हुई है। तो ऑप्शन में मेंटेनिंग बाउल फंक्शन, एलिविएटिंग एंड रिलीविंग द पेन, प्रिवेंटिंग रेस्पिरेटरी अरेस्ट एंड मैनेजिंग कीमोथेरेपी। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, एलिविएटिंग एंड रिलीविंग द पेन। तो कोई भी मेटास्टेटिक कैंसर पेशेंट है, टर्मिनली इल पेशेंट, तो प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा कि उसको पेन रिलीव करके रखा जाए। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट विथ COPD हैज सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया, नर्सिंग डायग्नोसिस दैट इंक्लूडेड इन द केयर प्लान इज। COPD के पेशेंट में यदि सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन भी डायग्नोस हुई है तो उसके लिए आप कोई नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है, तो आपके केयर प्लान में कौन सा पॉइंट है जो इंक्लूड रहेगा। ऑप्शन में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट रिलेटेड टू ब्लड लॉस,
impaired tissue perfusion related to thrombosis, activity intolerance related to dyspnea and risk for infection related to suppressed immune response। तो यहाँ पर सेकेंडरी पॉलीसाइथमिया वेरा को लेके सेकेंडरी पॉलीसाइथमिया को लेके यदि आप कोई डायग्नोसिस बनाते हैं किसी सीओपीडी पेशेंट में, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है किसके कारण, रिलेटेड टू थ्रोम्बोसिस के। नेक्स्ट इज अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टार्टेड हाउ मेनी मैक्रो ड्रॉप्स पर मिनट एंड फॉर लॉन्ग टाइम। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो मैक्रो ड्रॉप्स है पर मिनट और कितने टाइम तक रहेगा, तो वो रहेगा 20 to 50 ड्रॉप्स फॉर 15 मिनट, ये बेसिक ड्यूरेशन है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस बिलोंग्स टू जीपी आईयूडीज। तो जो ग्रेड सेकेंड की इंट्रायूट्राइन डिवाइस है इनमें से वो कौन सी हैं। ऑप्शन में है कॉपर T200, लिपेज लूप, कॉपर T380A एंड मल्टीलोड 250। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो होगा ML250। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना हैज बीन स्टार्टेड एट अंडर, तो JSY स्कीम है जो किस योजना के तहत इसको स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन में है CSSM चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, MCH सर्विसेज एंड ICDS स्कीम। तो जननी सुरक्षा योजना लॉन्च करवाई गई थी, किसके थ्रू करवाई गई थी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत। नेक्स्ट इज व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग एन IM इंजेक्शन टू एन इन्फेंट द नर्स शुड यूज विच साइड। तो किसी बच्चे को इन्फेंट को यदि IM इंजेक्शन दिया जा रहा है तो कौन सी साइट है हम उसको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए जो बेस्ट साइट रहेगी वो होगी वास्टस लैटरलिस मसल्स। आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट इज साइड इफेक्ट ऑफ हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा इज। तो हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा H इन्फ्लुएंजा का जो बेसिक साइड इफेक्ट है वो क्या है। ऑप्शन है जनरलाइज्ड रेसेस, अर्टिकेरिया, लेथार्जी एंड लो ग्रेड फीवर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है वो क्या होगा, अर्टिकेरिया। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ चुके क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पर अ क्लाइंट विथ अ वेंट्रोपेरिटोनियल VP शंट प्रेजेंट विथ साइन एंड सिम्टम ऑफ रेस्टलेसनेस, हेडेक, ब्लड विजन, बॉडी एक एंड वाइट पल्स प्रेशर द नर्स शुड सस्पेक्ट हैज। तो वेंट्रोपेरिटोनियल VP शंट किन पेशेंट को यूज़ किया जाता है, तो यूज़ होता है हाइड्रोसेफेलस को ट्रीट करने के लिए VP शंट है जो। तो यहाँ पर साइन सिम्टम भी बताए हैं कि हेडेक हो रहा है, ब्लड विजन है, बॉडी एक है और साथ ही साथ वाइड पल्स प्रेशर है। तो आप क्या सस्पेक्ट करेंगे। ऑप्शन में है ब्रेन ट्यूमर, इंक्रीज्ड ICP, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। क्योंकि जो यहाँ पर ट्रीटमेंट बताया गया है VP शंट, ये यूज़ होता है हाइड्रोसेफेलस के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि CSF का लेवल ज़्यादा हो जाता है, इसके कारण क्या होता है ICP भी बढ़ा हुआ रहेगा। तो उसको ट्रीट करने के लिए VP शंट यूज़ किया जाता है। और जो सिम्टम यहाँ पे बताए गए हैं ये सभी सिम्टम किसके हैं, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जब बढ़ जाए उसके। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा बी, इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। नेक्स्ट इज रिड्यूस स्पीच प्रोडक्शन इज टर्म्ड एज। तो स्पीच प्रोडक्शन यदि कम हो रहा है तो उसको कौन सा टर्म यूज़ करेंगे। ऑप्शन में पॉवर्टी ऑफ स्पीच, म्यूटिज्म, पॉवर्टी ऑफ आइडिएशन और इकोलेलिया। तो रिड्यूस स्पीच प्रोडक्शन को जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो होगा पॉवर्टी ऑफ स्पीच। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम इज। तो प्रेगनेंसी में जो मॉर्निंग सिकनेस और वॉमिटिंग होती है HCG हार्मोन के कारण, तो उसको क्या कहते हैं हम, हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम। इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या हो सकता है। ऑप्शन में है इंक्रीज्ड वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, कोर्साकॉफ साइकोसिस और लो ब्लड प्रेशर। तो जो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन पूछा है तो वो हो सकता है कोर्साकॉफ साइकोसिस की कंडीशन है जो हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम के कारण हो सकती है। इसका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट इज नर्स इज असिस्टिंग अ क्लाइंट विथ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर टू बी। तो कोई नर्स प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन मतलब कि प्री क्लेम्सिया के पेशेंट को चेक कर रही है, तो आप उसका ब्लड प्रेशर कितना काउंट कर सकते हैं। यदि आपको समझ में आता है क्या सस्पेक्ट करेंगे कि इसको ये कंडीशन है।
ऑप्शन में है 150 बाय 100 mm Hg while standing and sitting, elevated accompanied by headache, above the baseline fluctuating at each reading, 30 by 15 mm Hg over the baseline on two occasions 6 hours apart। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा, वो होगा डी 13 बाय 15 mm Hg। मतलब कि जो नॉर्मल बीपी होता है उससे इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर 2 बार आप चेक करेंगे 2 ओकेशन में 6 आवर के उस गैप में चेक करेंगे तो आपको ब्लड प्रेशर कैसा मिलेगा, चेंज मिलेगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट इज विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय HIV इन्फेक्शन। तो यदि किसी को HIV इन्फेक्शन होता है तो कौन सी इम्यूनिटी अफेक्ट होगी। ऑप्शन में नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी या फिर ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो जो इम्यूनिटी अफेक्ट होगी HIV इन्फेक्शन के कारण होगी सेल्यूलर इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट इन्वॉल्व ऑल ड्रग एक्सेप्ट। तो MDR ट्रीटमेंट में सभी मेडिसिन यूज होती हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में कैनामाइसिन, पायरेजिनामाइड, रिफाम्पिसिन एंड इथाम्ब्यूटोल। तो जो मेडिसिन यूज नहीं होगी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्रीटमेंट में तो वो होगी रिफाम्पिसिन, इसका यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट टू असेस द प्रेवलेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन इन कम्युनिटी इज। तो किसी कम्युनिटी के लिए यदि प्रेवलेंस रेट चेक करनी, मतलब कि ओल्ड और न्यू केस हमें चेक करने हैं ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन के, तो कौन सा टेस्ट है जो बेस्ट रहेगा। ऑप्शन में स्पुटम एग्जामिनेशन, मास मिनिएचर रेडियोग्राफी, ट्यूबरक्लिन टेस्ट या फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो जो टेस्ट होगा वो होगा स्पुटम एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू हम प्रेवलेंस रेट चेक कर सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन की कम्युनिटी में। नेक्स्ट मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन डज नॉट इंक्लूड। तो MMSE में कौन सा पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है। ऑप्शन में कॉग्निशन, परसेप्शन, इंसाइट और हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो जो पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं होगा वो होगा हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट इज प्रोफाइलैक्टिक डोज ऑफ फॉलिक एसिड इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में प्रोफाइलैक्टिक डोज दिया जाता है फॉलिक एसिड का वो कितना होता है, तो होता है 400 mcg, सॉरी 500 mcg। नेक्स्ट इज सनकैन फॉन्टेनेल इज अ साइन ऑफ। तो सनकैन फॉन्टेनेल किसका साइन है। ऑप्शन में है डाउन सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, टर्नट साइन या फिर डिहाइड्रेशन। तो सनकैन फॉन्टेनेल है साइन डिहाइड्रेशन का। नेक्स्ट इज वेट ऑफ प्लेसेंटा इज। तो प्लेसेंटा का वेट है जो नॉर्मल वेट कंसीडर किया गया है वो कितना है, 500 ग्राम, 500 ग्राम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट पोस्ट ऑपरेटिव सिवरिंग। तो जो पोस्ट ऑपरेटिव सिवरिंग होती है, कपकपाहट होती है आफ्टर किसी भी सर्जरी के बाद, तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है। ऑप्शन में ऑन्डनसेट्रॉन, डाइक्लोफेनिक सोडियम, पैथिडिन और पैरासीटामोल। तो जो मेडिसिन दी जाती है इसके लिए वो क्या है, पैथिडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 52 प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स आर यूज्ड इन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स का यूज किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी केस में प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज किए, इंडक्शन ऑफ लीवर के लिए, इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन और मैनेजमेंट ऑफ PPH। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। सो गाइज ये पढ़ा हमने पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।